नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी एविएशन मिस्ट्री की पड़ताल कर रहे हैं जिसका खुलासा किसी हैंगर में नहीं बल्कि करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में हुआ। एक ऐसा केस जिसमें अपराधी सूरज था, हाँ, और हथियार थे अदृश्य कॉस्मिक कण। और इस पूरे केस का पहला सुराग मिला जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर, जब हजारों एयरबस A320 विमानों में से एक ने अचानक कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। और इसी एक घटना ने, आप सोचिए, एयरबस के 55 साल के इतिहास की सबसे बड़ी कार्यवाहियों में से एक को जन्म दिया। रातों रात दुनिया भर में हजारों विमानों को जमीन पर उतार दिया गया। हजारों विमान? हाँ। लेकिन इस बड़ी मुसीबत की जड़ में कोई इंजन फेलियर या टूटे हुए पुर्जे नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा था जिसके बारे में शायद 80 के दशक के इंजीनियरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, तो आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है। आखिर उस एक फ्लाइट में हुआ क्या था? कैसे सूरज से आने वाली किरणें एक आधुनिक जेट के दिमाग, मतलब उसके फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को हैक कर सकती हैं? और इस पूरी घटना से हमें हमारी टेक्नोलॉजी और कुदरत के रिश्ते के बारे में क्या पता चलता है? हाँ, और हमारे सूत्र वही हैं: आधिकारिक रिपोर्ट, तकनीकी विश्लेषण और इंडस्ट्री के अंदरूनी दस्तावेज। चलिए इस कॉस्मिक मिस्ट्री की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। ये पहली कड़ी है 30 अक्टूबर 2025 की। जेटब्लू की फ्लाइट 1230 मेक्सिको के कैनकिन से अमेरिका के नेवर्क जा रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। नॉर्मल मतलब विमान 35,000 फीट की अपनी तय ऊंचाई पर था और ऑटो पायलट ऑन था। यानी पायलट आराम से सिस्टम की निगरानी कर रहे थे, जैसा कि हजारों उड़ानों में हर रोज होता है। लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। बहुत अलग। अचानक बिना किसी चेतावनी के विमान की नाक तेजी से नीचे की ओर झुक गई। अपने आप। इसे तकनीकी भाषा में अनकमांडेड पिच डाउन इवेंट कहते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, केबिन में बैठे यात्रियों के लिए ये कितना भयानक रहा होगा। बहुत भयानक। अचानक हुए इस गोते से केबिन में अफरा तफरी मच गई। सामान गिरने लगा और करीब 15 यात्री घायल हो गए। पायलटों ने फौरन कंट्रोल संभाला और विमान को पास के टैम्पा, फ्लोरिडा में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। सब सुरक्षित है, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऑटो पायलट ने ऐसा क्यों किया? यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। शुरुआती जांच में सब कुछ सही लग रहा था। कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं, कोई सिस्टम एरर नहीं। तो फिर? तो ये कि ऑटो पायलट ने गलती नहीं की थी, बल्कि जिस डेटा के आधार पर वह विमान उड़ा रहा था, वही डेटा अचानक करप्ट हो गया था। डेटा करप्ट हो गया? हाँ, और इसी बात ने जांचकर्ताओं को एक ऐसी दिशा में सोचने पर मजबूर किया जो आमतौर पर विमान हादसों की जांच में नहीं आती। जब एयरबस के इंजीनियरों ने इसकी गहराई से जांच की तो नतीजा चौंकाने वाला था। क्या था नतीजा? एयरबस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, जांच से पता चला है कि तीव्र सौर विकिरण फ्लाइट कंट्रोल के लिए जरूरी डेटा को करप्ट कर सकता है। एक मिनट, सौर विकिरण मतलब सूरज की किरणें? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये विमान तो दशकों से उड़ रहे हैं और सूरज भी हमेशा से वही है। हाँ, अचानक ऐसा क्या बदल गया कि एक बड़ी समस्या बन गया? कहीं ये एयरबस की तरफ से किसी डिजाइन की खामी को छिपाने का कोई नया बहाना तो नहीं? ये सवाल जायज है और जांचकर्ताओं के दिमाग में भी आया था, लेकिन ये कोई बहाना नहीं था। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी के एक क्लासिक पैराडॉक्स का मामला है। कैसा पैराडॉक्स? हर समाधान अपने साथ एक नई अनदेखी समस्या लेकर आता है, और इस केस में समस्या की जड़ उस टेक्नोलॉजी में थी जिसने A320 को इतना क्रांतिकारी बनाया था, उसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, हाँ। हम सब जानते हैं कि A320 में पायलट की कमांड्स केबल से नहीं बल्कि कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। पर यह सिस्टम तो एक वरदान था, है ना? बिल्कुल, पर यहाँ वही डिजिटल सिस्टम एक अभिशाप बन गया। कैसे? इसे समझने के लिए हमें 1984 में वापस जाना होगा। जब A320 आया तो ये पहला ऐसा मेनस्ट्रीम विमान था, इसमें पायलट और विमान के कंट्रोल सरफेस के बीच कोई सीधी मैकेनिकल तारें नहीं थीं। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और कंप्यूटर के जरिए होता था। और इस पूरे सिस्टम का दिल था एक छोटा सा कंप्यूटर जिसका नाम है EL1, यानी एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर। EL1? हाँ, तो इस पूरी गड़बड़ी के केंद्र में ये कंप्यूटर था। हाँ? आप कह सकती हैं कि ये विमान के संतुलन का इंचार्ज है। इसका काम विमान के 2 सबसे जरूरी मूवमेंट्स को संभालना है,
नाक को ऊपर नीचे करना, जिसे पिच कहते हैं, और पंखों को झुकाना, जिसे रोल कहते हैं। बिल्कुल। जांच में पता चला कि असली कमजोरी EL1 के हार्डवेयर में लगे एक खास सॉफ्टवेयर संस्करण L104 में थी। L104? हाँ, ये 80 के दशक का एक तकनीकी चमत्कार था जो अब 21वीं सदी की एक कॉस्मिक हकीकत से टकरा रहा था। मैं अभी भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब जब हम स्पेस वेदर के बारे में सोचते हैं तो सैटेलाइट्स या पावर ग्रिड दिमाग में आते हैं। ये सोचना ये पागलपन है कि इसका असर हमारे सिर के ऊपर 35,000 फीट पर उड़ रहे एक कमर्शियल प्लेन पर पड़ सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा होता है। तो ये सौर विकिरण उस L104 सॉफ्टवेयर को करता क्या है? यह प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। जब सूरज पर बड़े विस्फोट होते हैं, जिन्हें हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, तो उनसे अरबों की संख्या में उच्च ऊर्जा वाले कण, प्रोटॉन जैसे कण? हाँ, प्रोटॉन जैसे कण, वो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। जब विमान ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है तो पृथ्वी का वायुमंडल इन कणों से बचाने के लिए पतला पड़ जाता है। नतीजा, ये कण किसी गोली की तरह विमान की बाहरी परत को भेदकर उसके अंदर मौजूद नाजुक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच जाते हैं। और ये कण कंप्यूटर चिप्स के अंदर जाकर क्या करते हैं? ये कण कंप्यूटर की मेमोरी में बिट फ्लिप कर सकते हैं। बिट फ्लिप? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि कंप्यूटर की सारी भाषा सिर्फ 2 अक्षरों पर चलती है, 0 और 1। बाइनरी कोड? सही। ये कण आकर किसी एक 0 को 1 में बदल सकते हैं या 1 को 0 में। सिर्फ एक 0 का 1 में बदलना, ये तो सुनने में बहुत मामूली लगता है। हाँ, लेकिन एक प्लेन के दिमाग के लिए ये मामूली नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप किसी को एक जरूरी निर्देश दे रही हैं, दरवाजा मत खोलो, और एक कॉस्मिक किरण आकर उस मत शब्द को ही मिटा दें। तो निर्देश बन जाएगा दरवाजा खोलो। बिल्कुल, निर्देश का मतलब पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। ELSC के साथ भी ठीक यही हुआ। एक बिट के बदलने से नाक सीधी रखो का निर्देश नाक नीचे करो में बदल गया। और JW फ्लाइट में यही हुआ। बिना पायलट के कमांड के विमान की नाक नीचे झुक गई। ये तो डरावना है। बिल्कुल, और एयरबस ने जो सबसे बुरा परिदृश्य बताया वो और भी गंभीर था। इससे भी बुरा? हाँ, उनके मुताबिक इस डेटा करप्शन से बिना कमांड के एलिवेटर की ऐसी मूवमेंट हो सकती है जो विमान के संरचनात्मक क्षमता को भी पार कर सकती है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब ये है कि विमान पर इतना जोर पड़ सकता है कि उसका ढांचा हवा में ही टूट जाए। यानी विमान हवा में ही टूट सकता था। एक मिनट, अगर एयरबस को ये पता था कि विमान के हवा में टूटने की जरा सी भी आशंका है तो जरूर उनके हेडक्वार्टर में सारे अलार्म बज गए होंगे। बज गई थे। उन्होंने दुनिया भर की हजारों एयरलाइंस को कैसे चेतावनी दी? क्या उन्होंने सबको एक एक करके फोन किया? फोन तो नहीं, लेकिन उससे भी तेज और असरदार कुछ किया। यहीं पर एविएशन की ग्लोबल सेफ्टी मशीनरी हरकत में आती है, जो किसी सेना की तरह काम करती है। अच्छा। सबसे पहले एयरबस ने खुद दुनिया भर की सभी एयरलाइंस को एक अलर्ट ऑपरेटर्स ट्रांसमिशन यानी AOT जारी किया। ये एक तरह का हाई अलर्ट नोटिस था जिसमें समस्या और उसके समाधान के बारे में साफ-साफ बताया गया था। पर ये तो सिर्फ एयरबस की तरफ से एक सलाह हुई। इसे दुनिया भर में कानूनी तौर पर अनिवार्य कैसे बनाया गया? इसके लिए अगला कदम उठाया गया। एयरबस का मुख्यालय यूरोप में है, इसलिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ESA ने तुरंत एक इमरजेंसी एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव जारी किया। इमरजेंसी डायरेक्टिव? हाँ, इस डायरेक्टिव ने एयरबस की सलाह को एक कानूनी आदेश में बदल दिया, जिसे मानना हर एयरलाइन के लिए जरूरी था। इसके बाद तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। मतलब अमेरिका की FAA से लेकर भारत के DGCA तक दुनिया भर की राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपने अपने घरेलू ऑपरेटर्स को तत्काल नोटिस जारी कर दिए। संदेश साफ था, इस समस्या को तुरंत ठीक करो। तो एयरलाइंस को असल में करना क्या था? क्या ये कोई बहुत जटिल मरम्मत थी जिसके लिए विमान को महीनों तक खड़ा करना पड़े? नहीं, और यहीं पर एयरबस की तैयारी काम आई। निर्देश साफ था, विमान की अगली उड़ान भरने से पहले सुधार करना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा। अच्छी बात ये थी कि ज्यादातर विमानों के लिए जो प्रभावित 6,500 में से लगभग 5,000 थे, ये बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट था। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट? हाँ, इसमें हर विमान पर करीब 2 घंटे का समय लगता था। एक टेक्नीशियन लैपटॉप लेकर कॉकपिट में जाता और पुराने L10 सॉफ्टवेयर को हटाकर एक नया सुरक्षित संस्करण इंस्टॉल कर देता। काश मेरे फोन के अपडेट्स भी इतने जरूरी होते। अगली बार जब अपडेट नाउ का पॉपअप आएगा तो मैं उसे ज्यादा गंभीरता से लूंगा।
लेकिन बाकी 1000 विमानों का क्या? उन लगभग 1000 पुराने A320 जेट के लिए मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा था। उनके हार्डवेयर पुराने थे, इसलिए सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट काफी नहीं था। तो उनमें क्या करना पड़ा? उनमें पूरे ELAC कंप्यूटर को ही बदलना पड़ा। इसमें जाहिर तौर पर ज्यादा समय, पैसा और लॉजिस्टिकल प्लानिंग लगी। दुनिया भर के मेंटेनेंस हैंगर अचानक किसी वॉर रूम की तरह काम करने लगे। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन जरा उस अफरा तफरी की कल्पना कीजिए। हजारों विमानों को एक साथ सर्विसिंग के लिए भेजना, वो भी अमेरिका में थैंक्सगिविंग जैसे सबसे व्यस्त यात्रा सीजन से ठीक पहले। बिल्कुल। और भारत में इंडिगो, जो लगभग हर मिनट एक उड़ान भरती है, उसकी लगभग आधी फ्लीट अचानक ग्राउंडेड हो गई। ये सिर्फ कुछ उड़ानों में देरी की बात नहीं थी, ये एक लॉजिस्टिकल सुनामी थी। बिल्कुल सही शब्द है, सुनामी। दुनिया भर में लगभग 11,300 एयरबस A320 विमानों में से करीब 6,000 से 6,500 विमानों को इस फिक्स की जरूरत थी। आधे से भी ज्यादा? हाँ, अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक अमेरिकन एयरलाइंस के 480 में से 340 विमान इससे प्रभावित हुए। डेल्टा, यूनाइटेड, जेट ब्लू, यूरोप की ईजी जेट और ब्रिटिश एयरवेज सब इस चाल में फंसे थे। एयरपोर्ट्स पर तो केओस हो गया होगा ना? हाँ, अचानक घोषणाएं होने लगीं, डिस्प्ले बोर्ड्स पर डिलेड और कैंसल्ड की लाइनें लग गईं। और भारत में इसका असर कैसा था? यहाँ तो A320 घरेलू उड़ानों की रीढ़ की हड्डी है। भारत में इसका असर बहुत गहरा महसूस किया गया। यहाँ लगभग 560 A320 विमान हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा को तुरंत बदलाव की जरूरत थी। 200 से ज्यादा? जी। इंडिगो के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके बेले में लगभग 200 विमान प्रभावित थे। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े A320 ऑपरेटरों में से एक को अचानक अपनी क्षमता का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर खड़ा करना पड़ा। और एयर इंडिया का क्या? एयर इंडिया के 123 विमान और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 विमानों को भी अपग्रेड की जरूरत थी। एयरलाइंस ने यात्रियों को कैसे संभाला होगा? ये तो एक बुरे सपने जैसे लगता है। एयरलाइंस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इंडिगो ने बयान जारी किया कि वे निर्माता के साथ मिलकर 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। और एयर इंडिया ने? वहीं एयर इंडिया ने समझदारी दिखाते हुए यात्रियों को पहले ही लंबे टर्न अराउंड समय और संभावित देरी के लिए चेतावनी दे दी। इसका असर साफ था। एयरपोर्ट पर लंबी कतारें, कई उड़ानें 60 से 90 मिनट की देरी से चल रही थीं। और जाहिर है, मुफ्त में रीशेड्यूलिंग और रिफंड। हाँ, वो सब भी करना पड़ा। तो इस पूरी घटना को हम कैसे देखें? एक तरफ यात्रियों की परेशानी और एयरलाइंस का भारी नुकसान, दूसरी तरफ एक अनदेखे खतरे को टालना। क्या इसे एक बड़े संकट के रूप में देखा जाना चाहिए, या ये विमानन सुरक्षा प्रणाली की एक तरह की परीक्षा थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये वैश्विक विमानन सुरक्षा प्रणाली की एक शानदार सफल परीक्षा है। सफल परीक्षा? हाँ, देखिए, यात्रियों को परेशानी हुई, एयरलाइंस को नुकसान हुआ, लेकिन यह सिस्टम की सक्रिय यानी प्रोएक्टिव प्रकृति को दर्शाता है। ये वाकई में काफी प्रभावशाली है। किस तरह से? सोचिए, एक अकेली फ्लाइट में हुई एक रहस्यमयी गड़बड़ी ने एक इतनी गहरी जांच को जन्म दिया, जिसने सौर विकिरण जैसे एक इतने असामान्य कारण की सही पहचान कर ली। और ऐसा करके उन्होंने एक मिसाल कायम की। ये दिखाता है कि इस इंडस्ट्री में शायद या बहुत कम संभावना जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। अगर 0.01% भी खतरा है, तो उसे 0% करना ही एकमात्र विकल्प है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। सही बात है। इसी एक जांच ने निर्माता यानी एयरबस और दुनिया भर के नियामकों को एक विश्वव्यापी सुधार का आदेश देने के लिए प्रेरित किया। इसने हजारों दूसरी उड़ानों को एक ऐसे संभावित खतरे से बचा लिया जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। तो ये एक तरह से सिस्टम की जीत थी। हाँ, ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक घटना से सीखा गया सबक लाखों यात्रियों की सुरक्षा के लिए लागू किया जाता है। एयरबस ने भी इस स्थिति पर सीधे तौर पर बात की। उन्होंने उड़ानों में हुई गड़बड़ी के लिए माफी मांगी और इस बात की पुष्टि की कि सुरक्षा उनकी नंबर 1 और सर्वोपरि प्राथमिकता बनी रहेगी। तो यात्रियों को ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि उद्योग ने अपने शेड्यूल और मुनाफे से ज्यादा उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। ये जानना सुकून देता है। निश्चित रूप से यह उस मजबूत सुरक्षा कल्चर का प्रमाण है जिस पर आधुनिक हवाई यात्रा की नींव रखी गई है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि एक कॉस्मिक मिस्ट्री सुलझाई गई, एक अनदेखे खतरे की पहचान हुई और उस पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। लेकिन ये घटना भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा करती है। हाँ, और वो सवाल ये है, जैसे जैसे हमारी तकनीक, चाहे वो विमान हो, सेल्फ ड्राइविंग कारें हो या हमारा पावर ग्रिड हो,
और भी ज्यादा जटिल, ऑटोमेटेड और आपस में जुड़ी होती जा रही हैं? तो क्या हम अंतरिक्ष के मौसम जैसी प्राकृतिक दुनिया से आने वाले और भी अनदेखे खतरों के लिए तैयार हैं? यही सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना जरूरी है। हमने अपने विमानों को इतना स्मार्ट बना दिया कि वे खूब उड़ सकें, लेकिन हम ये भूल गए कि उनका दिमाग भी उन्हीं भौतिक नियमों के अधीन है जो सूरज को नियंत्रित करते हैं। हमारे सिस्टम में और कौन सी ऐसी छिपी हुई कमजोरियां हो सकती हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना के बाद हर टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर को खुद से पूछना चाहिए।